उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई मौसम में ठंडक। चंबा, स्पीति, कुल्लू और शिमला समेत कई जगहों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आगे देखेंगे खबरें, लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता में। पिछले एक हफ्ते से अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख के करीब केसेस विश्व में प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे हैं। एक कंटिन्यूड सर्ज अभी भी विश्व में नोट किया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 7.25 करोड़ के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, और जहां 23 अप्रैल 2021 में 9 लाख हाईएस्ट ड्यूरिंग द डे पीक नोट किया गया था विश्व में, उसके कंपैरिजन में अभी भी पिछले 24 घंटे में 1 फरवरी का डेटा अगर देखें तो 33,52,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि एक कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले कुछ दिनों से डिक्लाइन इन कोविड-19 रिपोर्टेड केसेस देश में नोट किया जा रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या भी कम होते होते 15,33,000 के करीब पहुंच चुकी है। एवरेज डेली केसेस अगर एक हफ्ते का औसतन निकाले देखें तो देखते हैं करीब 2,04,000 केसेस के करीब रिपोर्ट हुए हैं। केस पॉजिटिविटी भी पिछले एक हफ्ते में 12.98% के करीब नोट की गई है। हम अगर देखें कि जहां हमारे यहाँ 21 जनवरी को एक हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो कि इस सर्च के समय पे नोट किया गया था, तब 3,47,000 केसेस आए थे। यह पिछली जो हमारी सर्च थी उसकी तुलना में, जो कि 4,14,000 केसेस की थी 7 मई के समय में पिछले वर्ष, उसके तुलना में कुछ कम है। और पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि देश में 1,72,433 केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी डेटा को अगर हम डे ऑन डे बेसिस पर एनालाइज करें तो जैसे इससे पहले हमने सबमिट किया है कि पिछले 14 दिनों में कंसिस्टेंट डिक्रीज इन केसेस देश में नोट किया जा रहा है। जहां 21 जनवरी को 3,47,000 केसेस थे, वह अब अप्रॉक्सीमेटली आधे होते हुए पिछले 24 घंटे में 1,72,433 केस रिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह से एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस या तो होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल में जिनको मॉनिटर किया जा रहा है, उसमें भी एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन देश में नोट किया जा रहा है। जैसे कि 24 जनवरी के समय में जहां देश में 22,49,335 केसेस थे, वह अब घटकर 15,33,921 केसेस, यानी कि डिक्रीज, ए सब्सटेंशियल डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ अराउंड 7.15 लाख केसेस देश में पिछले 12 दिनों में नोट किया गया है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि देश की पॉजिटिविटी जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड को दर्शाती है, उसमें भी कमी आई है। 24 जनवरी के समय पर जहां देश में पिछले 24 घंटों का अगर वह डेटा एनालाइज करते तो जब 14,74,000 केस देश में हुए थे और पॉजिटिविटी 20.75% नोट की गई थी, वह पिछले 24 घंटे के डेटा के अनुसार 15,59,000 जहां टेस्टिंग हुई है, अब घटकर 10.99% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आधी, यानी कि जिससे इंडिकेट होता है कि इन्फेक्शन का स्प्रेड देश में काफी हद तक कमी नोट की जा रही है। इसी के साथ ही अगर हम एक्टिव केसेस को एनालाइज करें तो ऐसी स्टेट्स जहां पर 50,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं, वह स्टेट्स अब 8 स्टेट्स हैं, जो कि पिछले सप्ताह जब हमने चर्चा की थी तो उससे संख्या में कमी आई है। इसी तरह से 10 से 50,000 एक्टिव केसेस वाली स्टेट की संख्या 12 है, और 10,000 से अधिक कम एक्टिव केसेस वाले स्टेट्स की संख्या अब बढ़कर 16 स्टेट्स हो चुकी है। यहां भी मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि इन स्टेट्स में 8 स्टेट्स का डेटा जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, अगर एक्टिव केसेस को एनालाइज करें तो केरला ही अकेली एक ऐसी स्टेट है जहां पर कि हमने देखा है कि एक्टिव केस में वीक ऑन वीक बेसिस पर वृद्धि नोट की गई है, और 3,78,564 केस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, और वीक ऑन वीक बेसिस पर यहां पर एक्टिव केसेस में 1.26 टाइम की वृद्धि नोट की गई है, और टोटल केसेस जो एक्टिव केसेस केरला में नोट किए जा रहे हैं वह देश के 24.68% केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरीके से 4 स्टेट्स ऐसी है जहां 1 लाख से 2 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं, और इन सभी स्टेट में पॉजिटिव न्यूज ये है कि ओवरऑल वीक ऑन वीक बेसिस पर हम देखते हैं कि एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आई है। जैसे कि तमिलनाडु में 2,13,692 केसेस घटकर अब 1,77,999 केसेस रह गए हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 53,951 केसेस एक्टिव केसेस हैं, या गुजरात में जो कि 69,187 केसेस हैं, जो कि एक ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज दर्शाता है
कि ओवरऑल देश में एक्टिव केसेस की संख्या में काफी हद तक हम कमी नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक और पॉजिटिव न्यूज हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। देश में अगर हम एनालाइज करें वीक ऑन वीक बेसिस पर, तो 34 स्टेट्स अब ऐसी हैं जहां पर नॉट ओनली डिक्रीज इन केसेस बट डिक्रीज इन पॉजिटिविटी भी नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ स्टेट्स हमने आपके सामने दर्शाई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में जहां एक हफ्ते पहले 19.7% केस पॉजिटिविटी थी, वह घटकर 10.1% हुई है और उसी के साथ ही केसेस की संख्या में भी कमी आई है। गुजरात में 15.1% केस पॉजिटिविटी घटकर 9% हुई और केसेस में कमी आई। इसी तरह आंध्रा में भी केस पॉजिटिविटी में कमी आई है, केसेस में कमी आई है, राजस्थान में भी कमी आई है। लेकिन अभी भी देश में 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि एक स्थाई पर केसेस का नंबर भी बढ़ोतरी हो रही है और दूसरे स्थाई पर वहां पर केस पॉजिटिविटी में भी एक अनुपात में कमी नहीं देखी जा रही है, जिसमें कि मुख्यतः 2 स्टेट्स आती हैं। केरला, जो कि एक महीने पहले जहां पर 13.3% केस पॉजिटिविटी थी, वह वीक ऑन वीक बेसिस पर बढ़ते हुए पिछले हफ्ते में 47% के करीब नोट की गई है और दूसरे स्थाई पर वहां पर केसेस में भी वृद्धि नोट की जा रही है। इसी तरह मिजोरम में जहां 17% केस पॉजिटिविटी थी, वह अब बढ़कर 34.1% हो गई है और साथ ही केसेस में भी वृद्धि नोट की जा रही है। हम स्टेट के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की कि कंटेनमेंट मेजर्स कपल्ड विद हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर पूरा एफर्ट बना रहे ताकि हम ओवरऑल कोविड-19 की समस्या को वहां पर मैनेज कर सकें। अभी अगर हम एक और दृष्टि से एनालाइज करें कि वह जिले देश में जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 10% या अधिक है, तो हम देखते हैं कि जहां 26 जनवरी वाले हफ्ते में देश में ऐसे 406 जिले थे जिनमें कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही थी, वह संख्या अब काफी हद तक घटकर 2 फरवरी का अगर हम हफ्ते में एनालाइज करें तो देखते हैं कि वह संख्या घटकर 297 जिले रह गई है। इसी के साथ ही नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर 5 to 10% केस पॉजिटिविटी थी, उसमें एक हफ्ते में जहां 145 जिले पहले थे, वह संख्या अब 159 जिले हो गई है, जो कि दर्शाता है कि वह जिले जो कि इससे पहले 10% से अधिक पॉजिटिविटी में थे, वह शिफ्ट होकर 5 to 10% पॉजिटिविटी के अनुपात में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स देश में जहां पर की पॉजिटिविटी 5% से भी कम पहुंच गई है, यह भी एक पॉजिटिव न्यूज हम सबमिट करना चाहेंगे। जहां 26 जनवरी वाले हफ्ते में वह जिलों की संख्या 183 थी, अब वह बढ़कर 268 जिले हो चुकी है। अगर हम देखें देश में वैक्सीनेशन का कवरेज सुचारू रूप से कार्य करा जा रहा है। अब तक टोटल 167.88 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम देखें 89.73 करोड़ डोजेज देते हुए 96% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स को कवर किया जा चुका है। साथ ही सेकेंड डोज को 71.8 करोड़ डोजेज देते हुए 76% ऑफ एलिजिबल सेकेंड डोज पीपल को भी कवर किया जा चुका है। प्रिकॉशन डोज जो 10 जनवरी से शुरू की गई थी, उसके अंतर्गत अब तक 1.35 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और पॉपुलेशन एजेड 15 to 18 ईयर यानी कि यंग एडोलसेंट के लिए जो 3 जनवरी से कार्य शुरू किया गया था, उसके अंतर्गत अब तक 4.78 करोड़ डोजेज देते हुए 65% एलिजिबल पॉपुलेशन को कवर किया जा चुका है। यहाँ यह विषय भी हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे हम सबको अवगत है कि 15 to 18 ईयर्स एज ग्रुप में कोवैक्सीन जो वैक्सीन अलाउ की गई है, उसका 28 दिन बाद देने का कार्यक्रम, सेकेंड डोज का कार्यक्रम एज पर गाइडलाइंस है। तो जिसके तहत सेकेंड डोज हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ली है वह सेकेंड डोज अगर उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो वह सेकेंड डोज भी लें। और इसके साथ ही बचे हुए यंग एडोलसेंट हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वह भी 15 to 18 ईयर में 100% कवरेज के लिए आगे आए और वैक्सीन लें। अगर हम देखें कि वह स्टेट्स जिन्होंने फर्स्ट डोज कवरेज नेशनल एवरेज से अधिक की है, तो ऐसी 20 स्टेट्स हैं देश में, जिसमें से 16 स्टेट्स तो ऐसी हैं जहां पर कि 100% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैज बीन कवर्ड विद फर्स्ट डोज और 4 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि 96 to 99% कवरेज कर चुकी हैं। इसी के साथ ही 20 स्टेट्स देश में ऐसी है जहां सेकेंड डोज कवरेज भी नेशनल एवरेज से अधिक है, जिसमें 6 स्टेट्स और यूटीज ऐसी हैं जहां पर 100% कवरेज हो चुका है और बाकी 14 स्टेट्स ऐसी है जो कि नेशनल एवरेज से अधिक संख्या में वहां पर वैक्सीनेशन हुआ है। देश में 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर एडोलेसेंट ग्रुप 15 to 18 ईयर वहां पर भी उनके नेशनल एवरेज से अधिक हम अब तक कवरेज कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः आंध्र प्रदेश में 100% कवरेज भी हो चुकी है। एक और विषय हम आप सबके सामने लाएंगे,
जब हमने देश का डेटा आईसीएमआर के लेवल पर एनालाइज किया, डीजी आईसीएमआर सर उसके बारे में बताएंगे भी, तो हमने देखा है कि जैसे जैसे देश में वैक्सीनेशन बढ़ा, वैसे वैसे ही उसी के अनुपात में हमने देखा है कि जो हमारा केस फैटेलिटी रेट है, यानी कि उस माह में कितने केसेस आए और कितनी डेथ रिपोर्ट हुई, तो जब हम उसको एनालाइज करते तो अगर आप पहले वाला ग्राफ देखें तो आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पर, जो कि रेड कलर में दर्शाया गया है, जैसे जैसे हमारी वैक्सीनेशन कवरेज, फुल वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ी है, वैसे वैसे ही ओवरऑल हमारा केस फैटेलिटी रेट उस पर्टिकुलर माह में काफी अधिक संख्या में कम हुआ है। इसी के साथ ही उदाहरण के तौर पर 3 टाउन का भी डेटा हमने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, वह है बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, और यही अनुपात पूरे देश में देखा जा रहा है। तो हम यहां सबमिट करना चाहेंगे कि जो हमारा फोकस रहा है वैक्सीनेशन पर, उसने देश में कई प्रेशियस लाइफ को सेव करने में बहुत अधिक सहयोग दिया है, और यह आवश्यक है कि हर एलिजिबल आदमी समय पर वैक्सीनेशन को लगवाए। आज उसी से संबंधित एक और मुख्य अंश भी हम आपके सामने लाना चाहेंगे। यह एक मुख्य अंश है जिसमें एक पॉजिटिव एविडेंस जो इमर्ज होकर आई है, हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। एक मुख्य विषय पिछले समय में, पिछले साल में भी काफी हद तक नोट किया गया था कि वो लोग जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ हो, वह सर्जरी से संबंधित किस टाइप के प्रिकॉशन लें, सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो उससे संबंधित 2 स्टडीज जो पिछले साल की थी हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे, और साथ ही एक स्टडी जो कि अभी रिसेंटली आई है एम्स से, हम आपके सामने बताना चाहेंगे। तो एक स्टडी हुई थी जो कि कोविड सर्च कोलैबोरेटिव, ग्लोबल सर्च कोलैबोरेटिव, टाइमिंग ऑफ सर्जरी फॉलोइंग SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। यह स्टडी की गई थी पेरी ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के समय पर अगर कोई आदमी कोविड इन्फेक्टेड हो जाए तो उस स्टडी में उस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ आइदर दैट पर्सन कैन गेट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन या उनका रिस्क ऑफ डेथ बढ़ता है क्या। यह स्टडी 116 देशों में डेटा लेके एनालाइज कर पूरे विश्व के स्थाई पर की गई थी, जिसमें 1674 हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व थे और 1,40,000 पेशेंट्स का डेटा एनालाइज किया गया था, और वह डेटा करीब अक्टूबर 2020 के करीब का डेटा था। उस स्टडी में यह पाया गया कि सर्जरी के बाद आने वाले 7 हफ्तों तक एक इंक्रीज चांसेस ऑफ मॉर्टेलिटी नोट किया गया, और उसमें पाया गया कि किसी भी टाइप की जो भी टोटल सर्जरीज होती हैं उसमें प्रतिशत चांसेस ऑफ इंक्रीज मॉर्टेलिटी, चांसेस ऑफ हाई रिस्क ऑफ इंक्रीज मॉर्टेलिटी वाज 3 to 4 टाइम्स। और इलेक्टिव सर्जरीज, यानी कि वह सर्जरीज जिनको कुछ हद तक टाला भी जा सकता है, लेकिन अगर उनको हम कराएं तो उसमें भी 1.6 to 1.9 टाइम्स उसमें एक रिस्क एलिमेंट नोट किया गया था। साथ ही स्टडी में यह भी पाया गया था कि जो मेजर सर्जरीज होती हैं एल्डरली में या उन लोगों में जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, उसमें यह रिस्क फर्दर हाई था, और नॉट ओनली इन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, बट उसमें यह देखा गया था कि इंक्रीज रिस्क था इवन एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन के समय पर। तो उस समय पर इस स्टडी के बेसिस पर जो साइंटिफिक एविडेंस आई थी, जो पिछले साल एक डिस्कशन रहा था, एक चर्चा रही थी कि जिसमें रिकमेंड किया गया था कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हों उनको अपनी सर्जरी को थोड़ा डिले करना चाहिए, या कोई इलेक्टिव सर्जरी है जिसको वो टाल सकते हैं तो उसे टालें तो उनके लिए सहयोगी रहेगी। इसी तरह से एक और स्टडी, इसी डेटा को जो हमने आपके सामने फर्दर बताया है कि नो प्री ऑपरेटिव, अगर कोई इन्फेक्शन ना हो तो जो एलिमेंट ऑफ रिस्क उस सर्जरी में, इलेक्टिव सर्जरी में होता है, 0 to 2 वीक्स में वह रिस्क हाई है, जो नीचे आपको रेड बार में दर्शाया गया है। 3 to 4 वीक्स में वह भी हाई है, और 5 to 6 में वह हाई है, और 7वें वीक में आते आते ही वह रिस्क एक तरह से नॉर्मलाइज होता है, जो कि इलेक्टिव सर्जरी का डेटा बताता था इस स्टडी में। और साथ ही नॉन इलेक्टिव सर्जरी जो कि मजबूरी में करानी पड़े, जिसको हम टाल नहीं सकते, अगर उस समय पर, पिछले साल के समय पर जब उस डेटा में एनालाइज किया गया और नोट की गई, तो उसमें भी पाया गया 0 to 2 वीक्स, 3 to 4 वीक्स और 5 to 6 वीक्स में हाइयर रिस्क नोट किया गया था, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी ये चीज दर्शाई है। और 7 हफ्ते लगते हैं, जिसमें कहा गया था कि आप 7 हफ्ते तक अगर आप पॉजिटिव हो तो थोड़ा उसको अवॉइड करें। एक और स्टडी पिछले साल आई थी जिसमें कि मार्च से लेकर मई तक का डेटा एनालाइज किया गया था अमेरिका में, और उसमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, या तो एक्टिव केसेस या वह केसेस जहां पर कि कोविड रिजॉल्व हो चुका था, उसको एनालाइज किया था। और उस स्टडी में भी यही पाया गया था पिछले समय में कि 4 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है उन सर्जरी में जो 4 से 8 हफ्ते में की जाती हैं, और आइडियल पीरियड उसने सजेस्ट किया था कि 8 हफ्ते बाद सर्जरी कराएं अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं। तो यह परिस्थिति जो थी, जो कि हमने पिछले सर्ज में नोट की, जो पिछले सर्ज की एविडेंस थी।
इसी से संबंधित एक पॉजिटिव न्यूज, एक पॉजिटिव एविडेंस हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, जिसमें कि एक स्टडी अभी एम्स में की गई है और उन्होंने अपने जो कोविड के ओटी वार्ड्स हैं उस केस को एनालाइज किया है और उस एनालिसिस के द्वारा जो पाया गया है उसमें उन्होंने 20 दिसंबर 2021 से लेकर 20 जनवरी के 2021 तक के डेटा को अपने यहाँ जो सर्जरी हुई उनको ओटी में एनालाइज किया है। टोटल जो 53 सर्जरी हुई थी उसमें से 32 सर्जरी ऐसी थी जिनको कि रीजनल एनेस्थीसिया दिया गया और 21 सर्जरी ऐसी थी जो कि थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड थी या सीरियस थी जिनमें जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। यहां पर रीजनल एनेस्थीसिया जिन केसेस में दिया गया उन 32 केसेस में यह पाया गया जिसमें से कि 26 केस ऐसे थे जो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के थे और यह पाया गया उस स्टडी में कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नोट नहीं की गई और इनमें से किसी भी केसेस में ना तो कोई मृत्यु और ना ही किसी भी टाइप की कॉम्प्लिकेशन का ऑब्जर्वेशन नोट किया गया। इसी के साथ ही वह केसेस 21 केसेस जिनमें जनरल एनेस्थीसिया दिया गया उसमें काफी सीरियस टाइप के केसेस थे जिसमें 6 केसेस लैपारोटोमी के थे, 4 केसेस क्रेनियोक्टोमी के थे, वीपी शंट के 2 केसेस थे, एम्पुटेशन के 2 केसेस थे, ट्रेकियोस्टोमी के 2 केसेस थे, इसी तरह से ऑप्थेल्मी से रिलेटेड और बोन फ्लैग रिमूवल के भी केसेस थे। यानी कि वह केसेस जहां पर की जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा जब देते हुए सर्जरी की गई तो वहां जो क्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल एविडेंस जो इमर्ज होकर आई है उसमें पाया गया कि इन किसी भी केसेस में 21 केसेस में भी कोई एग्रीवेशन नहीं नोट किया गया, कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रेस, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नोट नहीं की गई और इन किसी भी केसेस में 21 केसेस ना तो इंटूबेशन की आवश्यकता पड़ी, ना ड्यूरिंग द ऑपरेशन कोई ऐसा रिस्क नोट किया गया, ना ही कोई पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क नोट किया गया। इसके साथ ही मुख्य अंश जो हम आपके सामने लाना चाहेंगे उसमें देखा गया कि किसी भी इन 21 पेशेंट के चेस्ट एक्सरे में कोई भी ऐसा सजेस्टिव चैलेंज कोविड-19 रिलेटेड नहीं था जो कि पेरी ऑपरेटिव पीरियड में नोट किया गया, जिससे यह क्लियरली उभर कर आता है कि कोई भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया इन दीज कोविड-19 पेशेंट वाज नॉट नोटेड। इसमें जो 21 केसेस थे जिनका हमने आपको डेटा सबमिट किया, इनका स्टेटस भी हम आपके सामने हाईलाइट करना चाहेंगे, जिसमें से 17 केसेस ठीक होकर चले गए, 4 डेथ नोट की गई। यहां भी स्पेसिफिकली जो नोट किया गया इन 4 केसेस में भी एक तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का केस था जो डेथ हुई, एक एब्डोमिनल सेप्सिस का था और एक इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग का था। यानी कि जो डेटा हमें दर्शाता है कि जो भी डेथ हुई है नन ऑफ दीज डेथ्स आर आइदर लिंक्ड और एग्रेवेटेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड दे वर प्राइमरली ड्यू टू अदर कॉजेज। तो हम आप सबके सामने यही सबमिट करना चाहते हैं कि जैसे पुराने समय में एक डेटा बताया गया था कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वह कुछ समय तक सर्जरी अवॉइड करें क्योंकि हो सकता है उनका रिस्क एलिमेंट थोड़ा बढ़ चुका हो, लेकिन जो प्रेजेंट एविडेंस अभी इस वाले समय में इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो नोट की जा रही है कि सर्जरी सेफ है और किसी भी तरह की हायर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन और डेथ से रिलेटेड नहीं है। इसलिए वह पेशेंट जो कोई भी अपनी सर्जरी कराना चाहे, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो चाहे कोविड-19 हो, उनको हमें डिनाई करने की या उनको रेगुलेट करने की शायद आवश्यकता नहीं रहेगी और वह समय पर अपनी सर्जरी करा सकते हैं। हम इस विषय में जब बात कर रहे हैं, हमारी आप सबसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी, केसेस एक स्थाई पर कम हो रहे हैं, लेकिन जब हम एक तरफ वैक्सीनेशन पर एफर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उतना ही आवश्यक है, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग, एट द रिस्क ऑफ हाईलाइटिंग, कि हम सोशल वैक्सीन पर भी अपना कार्य उतना करें और हम ध्यान रखें कि कोविड का खतरा भी अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वाइल केसेस की संख्या में कमी आई है, लेकिन इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी काफी हाई है और पर्टिकुलरली कुछ एरियाज में काफी हाई है। हमें ध्यान रखना है कि हम हमेशा नए नॉर्मल के रूप में मास्क पहने, उचित दूरी बनाकर रखें, हाथ को धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, समय पर टीकाकरण जरूर कराएं जैसे हमने डेटा के द्वारा भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। टीकाकरण हमारे सामने एक बहुत उपयोगी हथियार है अपने आप को बचाने का। और हम अंत में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले 2 साल से देश कलेक्टिवली इस लड़ाई को लड़ रहा है और हमारे वैक्सीनेटर्स और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर के सपोर्ट से हम ये कार्य कर रहे हैं, हमें उसी विश्वास से और उसी प्रयास से कंटिन्यूड बेसिस पर एफर्ट करना है, तभी हम कोविड से जीत पाएंगे। धन्यवाद। Thank you. Now I will talk to you a small study that we have looked at from the National Clinical Registry of COVID
from the National Clinical Registry of COVID, look at the data. So now we have collected data of hospitalized patients from 37 hospitals, and these were the hospitals which were helped us in the plasma study, which we did across the country in 2020. These were the study which had given us the hospitals which had given the registry data, comparing the first surge with the second surge. And now we are looking at, these are hospitals, both are represented from India, from north, south, east, west, central and northeast region. Next. And in this, there were 2 time periods which we studied. One was 15th November to 15th December, which was presumed to be dominant strain of Delta, and 16th December to 17th January, which is presumed dominant strain being Omicron, as we have available from our INSACOG data. Next. So this is just a snapshot of the paper has been sent for publication, so we are just sharing with you some of the salient features. And 1,520 individuals were hospitalized, and their mean age during this third surge was lower. So the mean age was about 44 years. They were a much slightly younger population. Having said that, the comorbidities present in this younger population was pretty high. About 46% had comorbidities. This is people who are younger than around 44 years, but nearly half of them had some comorbidities. And the predominant symptom, their symptoms were much less, but the predominant symptom which was higher in this population during the January period was of sore throat. Sore throat was more common than the earlier. Next please. And if you look at the outcomes was that if the death was 10%, this is hospitalized patients, compared to 22% in unvaccinated. And here we look at that 91% of these people who died, fully vaccinated, had comorbidities. And unvaccinated, 83% had comorbidities. And the requirement of mechanical ventilation was also much lower, 5% versus 11% in the fully vaccinated. So this is just emphasizing the fact that vaccination helps and not having comorbidities also helps. So that is important to remember. So this is the last slide really summarizing what we have learned from this data of 37 hospitals, that younger patients during this third surge, 44 years versus 55 years earlier, comorbidities were 46%, so higher in this very young population. All symptoms in lesser proportions, we know that, and mainly sore throat. We also found that there was a significantly lesser use of drugs during this surge, and significantly improved outcomes with much lesser complications of renal failure, ARDS, and other complications. So the last line is really important, because unvaccinated versus vaccinated, death was 10% versus 22%. And the comorbidities were 91% and 83%. So really 9 out of 10 had comorbidities in this young population who died and was vaccinated. Unvaccinated, 83% had comorbidity. So vaccination and not being vaccinated and having comorbidities really are the drivers which decide the course of the patient during the hospital being adverse. So that is the summary. Thank you so much. Okay. Good afternoon to you all. From Ministry of Education, I'm here from the Department of School Education and Literacy. Next one. As we all know, schools were all closed in the first surge of COVID. That was in 2020, in March onwards. Then with the
publication of the MHA guidelines in September 2020, allowing schools and coaching institutions to reopen. The guidelines or standard operating procedures were prepared by the Ministry of Education in consultation with education secretaries of all states and union territories, with the Ministry of Home Affairs and with the Ministry of Health and Family Welfare. And these were published and circulated to all the stakeholders. These are also there in the website of the Ministries of Education. I'm sharing this because I think there are a lot of points that we want to just again reiterate and highlight before you. I would like to just talk about the guidelines. Basically, these are in two parts. The first part concerns health, hygiene, and safety aspects for reopening of the schools. And the second part deals with the academic part, learning with social distancing, and aspects of delivery of education. This includes curriculum transactions, instructional load, timetables, alternative academic calendar, assessment, emotional and mental health, and also capacity building of all stakeholders, be it the school authorities, be it the educational administrators, be it the parents, and the society and community at large. These guidelines, I would like to say, they were advisory in nature, and we had shared it with all the states and UTs and stakeholders and had advised them to adapt these as per the needs of the states as deemed fit. And they are to prepare their own guidelines and SOP. Here are a few salient features of the guidelines or the standard operating procedure that we had prepared for reopening of schools. One, first and foremost, is to ensure and monitor proper cleaning and sanitation facilities in the school, maintaining at least 6 feet distance between students in the seating plan, social distancing to be maintained in all common areas, flexible, staggered, and reduced timings for different classes. So schools and states in consultation with schools, they have worked out their different patterns as what they have found convenient and suitable. And then we had asked schools not to undertake school events where social distancing is not possible. At all times, staff and students should be wearing masks, and social distancing to be maintained even during distribution of the PM portion, that is midday meal. Again, as far as the commute transportation was concerned, sanitation of school transportation, and then sensitization of school driver and conductor so that they can also help to ensure that social distance is maintained during the time that students are in the bus or the cab. Again, in hostels, what precautions need to be taken to maintain adequate distance and to screen boarders and before they can be allowed to start staying in the hostel. And then there also was a specific mention that states and UTs are to take consent of parents and guardians before their child or their ward can attend the school. And also, if children are willing to study from home, then they may be allowed to do so. And there would be flexibility in attendance. There would be no undue pressure that they will have to attend school, even once schools reopen. Then, next. The SOP guidelines also highlighted the need for an alternative academic calendar. The weekly calendar was prepared, in fact, by the NCERT, which showed how the academic activities could be still conducted in a joyful manner, even if children are there at home, and even if they're not able to attend classes, in some cases, even if they don't have devices and other means. So this was found to be quite helpful. Safety, mock drills, and this SOP, of course, highlighted the need to focus on the most vulnerable children to prioritize their needs. Migrated children, children of migrant laborers, homeless children, children with disabilities, children who are directly affected by COVID through
family illness or death, and children with special needs. These were the focus areas. And also, once schools reopened, to facilitate the smooth transition by taking care of not only the academic aspects, but also their emotional and mental health, not only, again, of the students, but the teachers as well. Everybody had gone through the same stress. So then, Manodarpan initiative. This was an initiative launched by the Ministry of Education for the psychosocial support, mental and emotional well-being. A national toll-free helpline was created, and a web page is also there in the Ministry of Education's guideline website. Now, I just want to highlight that subsequently, we have reviewed these guidelines on the basis of orders of Ministry of Home Affairs, which have been issued time to time. And these have been also, we have taken into account extensive vaccination coverage, especially of the teaching and non-teaching staff in our schools and educational institutions. I'll just show a few slides after that. And we have modified some of the clauses and instructions, and these have been issued in December 2021. Next. In this, importantly, we have said that states and union territory governments may decide at their level whether the schools are required to take the consent of the parents of the students for attending the physical classes. This is one major difference that the revised SOP has indicated. Again, the phrase social distancing, instead of that, physical distancing phrase should be used. And then gatherings, congregations, group activities, which earlier in our SOP we had said that should not be practiced. This, we have said that it can be done in accordance with the state's SOPs and guidelines. And of course, precautions have to be taken for children with comorbidities, and this was a need. And apart from this, medical facility and contact with nearest medical centers, these other things are all contained in the SOP. Now I'll just come to the status of reopening of schools and vaccination of our teaching and non-teaching staff in the schools in all the states in the country. As far as school reopening is concerned, 11 states, in 11 states, schools are fully open, they are functioning. It's not very visible here, but we'll share this paper with you. And in 16 states and union territories, they are partially open. And mostly these are the higher classes, generally 9, 10, and 11 and 12 in a staggered way. And in 9 states, schools still remain closed. Here. In respect of vaccination, the progress has been very good. And in all the states, teaching, non-teaching staff, including both, the vaccination status has overall been, it's around 95% on an average. Some states have also completed 100% vaccination of all their teaching staff and non-teaching staff. Information regarding the eligible student level is still being collected. But here in the last slide I have, even for our various central institutions like Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, and CTSA, NIOS, it's either about 100% or 98, 99%. So this is the status. So what I would like to say is that all these measures are being taken, and the ministry has been encouraging the states to follow the SOPs that we have prepared. That was in consultation with them, and also to take forward this issue of vaccination and then alternative learning, alternative measures, so that continued learning is carried on. Thank you. थैंक यू। आज की इस ब्रीफिंग में हम देख रहे हैं कि the pandemic situation has improved. There are states and districts of concern, but overall
there is a contraction in the infection, in the spread of infection, which is heartening. There are 268 districts where the positivity is below 5%, and clearly these districts can now move in the direction of non-COVID care and also in the direction of other economic activities as well as school opening, etc. These सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता का खासतौर पर कोविड के हालात के बारे में जानकारी दी और ये भी कि किन राज्यों में कैसी स्थिति है, किन राज्यों का ज्यादा योगदान